नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लंदन की पत्रिका इकोनॉमिस्ट की माने तो नरेंद्र मोदी भारत के लायक नहीं है। भारत को नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। इस नाते उसने यह भी सुझाव दिया है कि राहुल गांधी चलेंगे या भाजपा का कोई दूसरा नेता भी चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है। इस बात का एक अर्थ यह है कि भारत का प्रधानमंत्री वैसा ही हो जैसे अभी तक रहे हैं। इकोनॉमिस्ट पत्रिका के बाद अपने कुछ बुद्धिजीवियों ने भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने की अपील की। अपना मानना है कि यह सब इसलिए है क्योंकि अपना सत्ता प्रतिष्ठान, अपना इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेज संस्कारों की नरमदिल बुनावट और सोच में कंफर्ट फील करता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत सफर मक्खन की लगाम और नरमदिल फरिश्तों का है। दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट ढीली धोती वाले मध्य मार्गियों में चैन महसूस करता है। जो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजियत से रहता है, नरम हो और तमाम तरह के समझौते करते हुए सत्ता में खोया रहे, वही ठीक है। जबकि नरेंद्र मोदी हिंदी भाषी है। वे कभी दिल्ली में मंत्री नहीं रहे। दिल्ली के सत्ता तंत्र और विश्व राजनीति में बेगाने होने की वजह से नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की चिंताएं हैं। तथ्य है कि दिल्ली का मीडिया हो, भाजपा का आला कमान हो या बाकी नेताओं के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी का ग्राफ बना है। ये सब बेचैन है। इसलिए यह पहलू विचारणीय है कि इकोनॉमिस्ट पत्रिका किस सोच का प्रतिबिंब है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के मंशूर की मजम्मत कर रही है। नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को धोखा पत्र बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के मंशूर की मजम्मत जिस अंदाज में की वो हैरान करने वाली है। असल में कांग्रेस रहनुमा मंशूर जारी होते ही तंकीद के लिए कूद पड़े और इसलिए उनकी बातों में कोई तालमेल नहीं दिखा। जयराम रमेश ने अपनी मार्केटिंग करते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके खिताब के कुछ हिस्से को उठा लिया, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी बात काटी और कहा बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान को उठाया। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर में से कट पेस्ट करके बीजेपी ने अपना मंशूर बनाया है, तो रमेश ने कहा कि ये 10वीं क्लास के बच्चे के लिखे मजमून जैसा है। सवाल है कि अगर कांग्रेस की बातें उठाकर बीजेपी ने इस्तेमाल की है और उसका मंशूर 10वीं क्लास के बच्चे के मजमून जैसा है, तो कांग्रेस का मंशूर बेहतर कैसे हो सकता है। ये तालमेल कांग्रेस कायदीन नहीं बना पाए। बहरहाल मामूली रद्दोबदल के साथ मुल्क की सभी पार्टियों का इंतखाबी मंशूर एक जैसा है। जितनी मुबैना सेक्युलर पार्टियां हैं, उनमें से 90% ने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की है। 100% पार्टियों ने नौजवानों, काश्तकारों और खवातीन के लिए कुछ करने का वादा किया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लेकर लेफ्ट तक कई पार्टियों ने खुर्दा कारोबार में FDI की मुखालफत की है। असल में एक आध अहम मसले को छोड़कर सभी पार्टियों का मंशूर वैसा ही है जैसा 1952 के इंतखाबात से बनता आ रहा है। हैरान करने वाली बात है, लेकिन सच है कि आम इंतखाबात के लिए वोटिंग से कबल ही बीजेपी रहनुमाओं में अगली सरकार में वजीर बनने की होड़ शुरू हो गई है। पार्टी के कई कायदीन इस काम में लगे हैं कि किस लीडर को कौन सी वजारत मिलेगी। इंतखाबी सर्वे की बिना पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने और उस सरकार में शामिल होने की होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी के हामी प्रकाश सिंह बादल अमृतसर से इंतखाबी मैदान में उतरे अरुण जेटली को मुस्तकबिल का वजीर खजाना बताकर उनकी तशहीर कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में कई रहनुमा सुषमा स्वराज को नायब वजीर आजम बताकर तशहीर कर रहे हैं। बहरहाल सबसे ज्यादा बहस अगले वजीर खजाना को लेकर हो रही है। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि एनडीए की गुज़िश्ता हुकूमत में वजीर खजाना रहे दोनों रहनुमा इस बार होड़ में नहीं हैं। यशवंत सिन्हा इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं और जसवंत सिंह बीजेपी से अलग होकर लड़ रहे हैं। तभी अरुण जेटली का नाम सुर्खियों में आया है। उनके अलावा साबिक हुकूमत में डिस इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी देख रहे मरकजी वजीर अरुण शौरी का नाम भी मौजूए बहस है। हालांकि अरुण शौरी इस बार आम इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अपनी जनता पार्टी को बीजेपी में जम करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी भी इस वजारत के मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि वो भी इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं।
मरकजी हुकूमत में कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। तमाम वज़रा इंतखाबी तशहीर में लगे हैं और अफसरान भी बैठकर इसका हिसाब लगा रहे हैं कि अगली सरकार किसकी आने वाली है। इसीलिए वजारतों में भी कामकाज ठप है। पीएमओ में भी सिर्फ वैसी ही फाइल निपटाई जा रही है जो रूटीन की है और मुंतजिमा के लिए जरूरी है। पॉलिसी साज फैसले रुक गए हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह साउथ ब्लॉक के अपने दफ्तर में कम ही जा रहे हैं और 7 रेसकोर्स रोड के ऑफिस से काम निपटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले 300 फाइलें औसतन निपटाई जाती थी, अब इनकी तादाद 100 पर आ गई है। सरकारी जराये के मुताबिक ज्यादातर फैसले अगली हुकूमत के लिए छोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात में खातून की जासूसी के मामले में कमीशन की तश्कील जैसे हसास मामले का फैसला भी यूपीए हुकूमत ने नई सरकार के लिए छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि वजारत कानून के पास जरूर कुछ काम है जो हो रहे हैं, क्योंकि अदालतों में चल रहे मामलों में वजारत को हुकूमत की जानिब से हाजिर होना पड़ता है। बाकी तकरीबन सभी वजारतों में कामकाज बंद हो गया है। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। इलेक्शन से कबल इंतखाबी सर्वे के मुताबिक जुनूबी हिंद की रियासतों में बीजेपी को मिल रही हिमायत से पुरुम्मीद बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने सुदूर जुनूब में केरल के कासरगोड में एक इंतखाबी रैली को खिताब किया। वजीर दिफा के एंटनी की रियासत में मोदी ने उनको जमकर तनकीद का निशाना बनाया। एंटनी को नाकाम वजीर दिफा करार देते हुए मोदी ने कहा कि उनको मुल्क के लोगों को जवाब देना होगा। मोदी ने पाकिस्तानी अफवाज के जरिए हिंदुस्तानी जवानों का सर काटे जाने और एक के बाद एक कई आबदोज के हादसे का शिकार हो जाने का मसला उठाया। उन्होंने बिला वास्ता तरीके से अक़लियत परस्ती की कांग्रेस और यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की और कहा कि सैर व तफरीह की सरजमीन केरल आज इंतहा पसंदी की नर्सरी में तब्दील हो गया है। मोदी ने इंडोसल्फान का मसला उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से किसान मर रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन्होंने इतालवी मरीन के जरिए केरल के 2 माहीगीरों के कत्ल का मामला भी उठाया। कांग्रेस पार्टी ने तमाम कयासों को खत्म करते हुए वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए अजय राय को मुंतखब किया है। अजय राय के नाम का ऐलान करते हुए कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो मेंबर असेंबली हैं और जमीन से जुड़े हुए रहनुमा हैं। उन्होंने कई इलेक्शन लड़े और जीते हैं, इसलिए कांग्रेस उनको सबसे मुनासिब उम्मीदवार मानती है। इससे कबल मोदी के नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह समेत कई कदम लीड जान के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो रही थी। कांग्रेस के कई लीडर ने आगे बढ़कर मोदी को चैलेंज करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अजय राय ने लोकसभा का गुज़िश्ता इलेक्शन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था और उनको 1.25 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और वाराणसी के पिंडारा सीट से मेंबर असेंबली चुने गए। 4 दिन के अंदर दूसरी बार आज दिल्ली में केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ। शुमाल मशरिकी दिल्ली में रोड शो के दौरान एक शख्स ने साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने इस वाक़े के फौरन बाद कहा कि हमला बीजेपी ने करवाया है। थप्पड़ मारने वाला शख्स ऑटो रिक्शा चलाता है और उसका नाम लाली है। उसने पहले केजरीवाल को हार पहनाया और फिर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आप कारकुनान ने उसकी जमकर धुनाई की। आप रहनुमा मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि केजरीवाल की आंख जख्मी हुई है। हमले में उनका चश्मा नीचे गिर गया। बाहरी दिल्ली के अमन विहार में रहने वाले लाली ने इल्जाम आयद किया है कि केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवरों से किए गए वादे को पूरा नहीं किया। पुलिस ने बाद में उसे हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने सिक्योरिटी असबाब का हवाला देते हुए अमेरिका की एक अदालत में अपने पासपोर्ट की कॉपी जमा करने से इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत हिंद ने उन्हें जाती तहफ्फुज़ों से खुफिया रखने की बुनियाद पर पासपोर्ट की कॉपी सौंपे जाने से मना किया है। अमेरिका के एक जिला जज ब्रायन कोगन ने गुज़िश्ता महीने सोनिया गांधी से कहा था कि वो 7 अप्रैल तक किसी भी तरह का दस्तावेजी सबूत दे ताकि ये साबित हो सके सिख मुखालिफ फसादात के सिलसिले में गुज़िश्ता साल अमेरिकी अदालत ने उनको जब सम्मन जारी किया था उस वक्त वो अमेरिका में थी या नहीं। सिख फॉर जस्टिस नाम के इदारे की जानिब से दायर किए गए मामले में अदालत ने ये हुक्म दिया था। इदारे का दावा है कि गुज़िश्ता साल सितंबर में जब सोनिया गांधी को सम्मन जारी किया गया था उस वक्त वो इलाज के लिए अमेरिका में मौजूद थी।
लोकसभा इलेक्शन के लिए पोलिंग से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के साबिक मरकजी वजीर और कद्दावर दलित रहनुमा अशोक प्रधान ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा 3 बार मेंबर असेंबली रहे प्रेम प्रकाश तिवारी उर्फ जिप्पी तिवारी भी बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। सपा सरबराह मुलायम सिंह यादव ने प्रधान और जिप्पी तिवारी को पार्टी की रुकनियत दिलाते हुए कहा कि बीजेपी अपने सीनियर रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते से भटक गई है और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई सीनियर लीडरान को नजरअंदाज किए जाने से पार्टी में बेइत्मीनानी का माहौल है। बताया जा रहा है कि अशोक प्रधान हाथरस सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन कल्याण सिंह की मुखालफत की वजह से उनको टिकट नहीं मिला। मुलायम सिंह ने कहा है कि अशोक प्रधान के आने से मगरबी उत्तर प्रदेश में और जिप्पी तिवारी से पूर्वांचल के इलाके में सपा की ताकत बढ़ेगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नरेंद्र मोदी की जितनी और जो हवा बनी है वह राष्ट्रीय राजनीति और दिल्ली सत्ता तंत्र के नए चाहने के बावजूद बनी है। अब ऐन वक्त पर भी उन्हें रोकने की देसी विदेशी अपील हो रही है। आखिर इसके पीछे किस तरह की मानसिकता और चिंताएं हैं, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी से मुल्क और दुनिया की दानिश्वर जमात घबराई हुई है। हिंदुस्तान में दानिश्वरों के एक ग्रुप ने बाज़ाब्ता एक अपील जारी करके मोदी की मुखालफत की है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक और मौजूदा प्रोफेसर और मुसन्निफ वगैरह मोदी की मुखालफत में उतरे हैं। उससे पहले इंग्लैंड की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने हिंदुस्तान की आवाम को खबरदार करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान को मोदी से बेहतर वजीर आजम चाहिए। हिंदुस्तान में वोटिंग शुरू होने से ऐन पहले आए अपने एडिशन में उसने लिखा है कि चाहे कोई भी बन जाए पर मोदी वजीर आजम नहीं बनने चाहिए। हिंदुस्तान की दानिश्वर जमात और दुनिया की मशहूर दानिश्वराना मैगजीन की अपील और अंदाजे को क्या समझा जाए। हैरानी की बात यह है कि मैगजीन ने मोदी के कामकाज की तारीफ की है, गुजरात की तरक्की को बेहतर बताया गया है, उनके गवर्नेंस की भी तारीफ की गई है। इसके बावजूद मैगजीन का कहना है कि हिंदुस्तान को मोदी से बेहतर वजीर आजम चाहिए। सवाल है बेहतर से उसका क्या मतलब है, किस बुनियाद पर या राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से बेहतर माना जा सकता है। ऐसे में कुछ मेयार को मुल्क की दानिश्वर जमात वक्त ब वक्त जाहिर करती रही है। उनमें मुबैना नारवादारी और मुबैना तकसीम करने वाली पॉलिसियों का खासतौर से जिक्र किया जाता है, जिस पर बीजेपी मुखालिफ सभी पार्टियों की तशहीर को फोकस किया गया है। गुजरात में हुए 2002 के फिरकावाराना फसादात के बाद से मोदी की छवि इन दो बातों के इर्द गिर्द बनाई गई है। लेकिन क्या सचमुच सिर्फ इसी वजह से मुल्क की दानिश्वर जमात उनके खिलाफ है? शायद नहीं। इस बेचैनी की असली वजह कुछ और है। इसकी असली वजह यह है कि नरेंद्र मोदी सियासतदानों की उस नुमाइंदा सोच से नहीं आते हैं जिसके लोग अब तक हिंदुस्तान में इक़्तिदार में रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म में कई मुमासलत रही है। एक आध नजीर को छोड़कर सबको बीच के रास्ते और काफी हद तक जैसे हालात हैं उसी तरह उसे माना जा सकता है। वो किसी इनकलाबी बदलाव के हामी नहीं थे। ज्यादातर वज़ीर आज़म जैसे चलता है वैसे चलते रहने देने के हामी थे। सब ने एक जैसी खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी या इक्तिसादी पॉलिसी की हिमायत की। अंग्रेजी बोलने वाले नरम दिल रहनुमा जो हमेशा आलमी मजबूरियों में घरेलू पॉलिसियां बनाते रहे हैं और दिमाग के किसी न किसी कोने में अमन का नोबेल अवार्ड जीतने की चाह लिए रहे, वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे। ऐसे रहनुमाओं के साथ काम करने में दुनिया की सरकारों, गैर सरकारी, मुल्की और गैर मुल्की तंजीमें और आलमी इदारों वगैरह को कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे अलग हैं। वो हिंदी बोलते हैं, हमेशा दहली की सियासत से बाहर रहे हैं, अपनी सख्त हुक्मरान की छवि बनाई है। दिफाई और खारजा पॉलिसी को लेकर उनकी अलग सोच है और उन्होंने अपनी छवि के आसपास मुअम्मा का भी कुछ ताना बाना बुना है, जिससे बहुत से लोगों के लिए एक अबूझ पहली बने हैं। इसलिए बेचैनी है कि आखिर मोदी के साथ कैसे काम किया जाएगा। वो मुल्क की सबसे बड़ी नौजवान जमात के गुस्से और बेचैनी की क़यादत करते हुए इक़्तिदार में आते दिख रहे हैं। इसीलिए जैसा है वैसे ही रहने देने की हिमायत करने वालों में बेचैनी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद लंदन की पत्रिका इकोनॉमिस्ट के पैदा किए गए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी चलेगा जैसी अपील के कई अर्थ है। सवाल है कि भारत के 85 करोड़ मतदाताओं के विवेक और फैसले पर यह क्या अविश्वास नहीं है? जनता जो चाहती है वह ठीक नहीं है, इस बात को कैसे सही ठहरा सकते हैं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, लंदन की पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने जो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के लायक नहीं है, उसके इस कहने के पीछे उसकी क्या मानसिकता दर्शाती है?
व्यास जी देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा पश्चिमी समाज मोदी के खिलाफ है। एनआरआई तो रहते हैं, वो तो भारत के उस पक्ष में है ही। गोरों में भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया था, तो वहां कुछ डिप्लोमेट, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ बुद्धिजीवी नरेंद्र मोदी के नाम पर बड़ी नाकभर सिको रहे थे। और पूछने पर उनका तर्क ये था कि साहब हत्याएं की हैं और धर्मांध हैं, फैनेटिक है। अब इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि साहब 2002 के दंगों का जिम्मेदार है और बड़े फैनेटिक है, हिंदू मानसिकता के आदमी है। मेरा सवाल यह है, हमारे देश की राजनीति किसके हाथों चलेगी? इस देश का मतदाता तय करेगा कि बाहर के बैठे वेस्टेड इंटरेस्ट तय करेंगे? आपको अगर 2002 के दंगे याद आते हैं तो आप 84 के सिख दंगों को क्यों भूल जाते हैं? उसको छोड़िए। मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, जब इस देश का आम आदमी माँ का दूध पीकर बड़ा होता था तो इस पश्चिमी सभ्यता ने डिब्बे का दूध पीना सिखाया, और 60 साल बाद कहते हैं नहीं, माँ का दूध बेहतर है। जब इस देश का आदमी गोबर की खेती करता था तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर लाके दिए, और जब उससे कैंसर होने लगा तो अब कहते हैं नहीं, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। तो ये जो पूरी अप्रोच, मतलब ये कि आप जो भारत वही इंडिया और असली भारत की बहस को इसमें लाने के मुद्दे को लाना चाहते हैं। मोदी को मैं इक्वेट करना चाहता हूँ श्रीमती गांधी से। जब इमरजेंसी के बाद का दौर था और जब खासकर बांग्लादेश वाला दौर था, इंदिरा गांधी ने पश्चिमी ब्लॉक के दबाव में आने से मना कर दिया। वो अपनी खुददारी से खड़ी रही, लौ महिला बन के। थर थर कांप रहा था पश्चिम। आज मोदी से पश्चिम थर थर कांप रहा है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि राहुल गांधी और मोदी के बीच में कौन है, तो मतदाता तय करेगा। लेकिन थर-थर क्यों कांप रहा है कि उनको डर ये है, दिया नहीं अमेरिका ने 20 साल, उनको डर ये है कि कहीं ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो हमारे इशारे पर ना चले। तो इस घबराहट में उसको रोकने का सारा। और अगर बात सुनिए, अगर ये कहते हैं मानवाधिकार हनन की बात, वियतनाम में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, कौन कान पकड़ेगा इनके, कौन शीशा दिखाएगा इनको? जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन पश्चिम के लोगों की जो एरोगेंस है, कर्जे में मुल्क डूब रहा है, सुसाइड हो रहा है। एक और बात, आज पश्चिम के युवाओं से पूछिए, गोरे युवाओं से पूछिए, भारी तादाद में शांति और अध्यात्म की खोज में भारत आते हैं। नहीं, लेकिन अपन ये विनीत जी, इस बहस के इसके बजाय क्या ये नहीं लगता है कि इकोनॉमिस्ट की, या क्योंकि उसके बाद अपने यहाँ भी कई बुद्धिजीवी और खासतौर पे अंग्रेजी दा बुद्धिजीवी है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बात जो कहा है ये अपनी जगह ठीक है, नरेंद्र मोदी खतरा है। तो क्या ये नहीं लगता है कि दिल्ली का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सत्ता तंत्र है, उसके साथ कंफर्ट लेवल वाला जो व्यक्ति वही बैठना चाहिए प्रधानमंत्री पे, जिसके साथ पश्चिम हो या वहां का जो सत्ता प्रतिष्ठान हो वो कंफर्ट लेवल वाला हो, और नरेंद्र मोदी एक तरह से आउटसाइडर, बाहरी आदमी बनते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान इस बात को लेकर बहुत बहस हुई है कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को क्यों नहीं हावी होने दिया गया, क्योंकि वो उनकी मानसिकता से मेल नहीं खाते थे। आज भी वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी परफेक्ट आदमी, ऐसा हम और आप नहीं मानते, बहुत कमियां हो सकती है उनमें। पर एक तरफ आप ली कुआन का उदाहरण लीजिए, सिंगापुर का, मुस्तफा कमाल पाशा का लीजिए, इंडिविजुअल्स ने भी देश बनाए हैं। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि मोदी के पास सब समस्याओं का समाधान है या मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मोदी बन रहे, ये सब हमारे हाथ के बात की चीज नहीं है, तो जनता के हाथ, ये तो जनता का फैसला होगा जो 16 मई को आएगा। इस तरह से वैल्यू जजमेंट करना, और वैल्यू जजमेंट करते वक्त पार्शियलिटी रखना कि किसी के एक तथ्य को दबा देना, दूसरे के एक तथ्य को उभार देना, इससे साफ जाहिर है कि आप जो पश्चिमी समाज का एक वर्ग, पूरा पश्चिमी समाज नहीं, पश्चिमी समाज का एक वर्ग अपने निहित स्वार्थों के कारण अननेसेसरी मोदी को टारगेट नहीं। लेकिन पश्चिमी समाज के साथ अपने यहाँ भी जो अंग्रेजी दा बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, वो ये कई, मतलब आज की तारीख में घोर लेफ्टिस्ट माओवादी भारत के हो से लेकर पश्चिम के ओबामा प्रशासन या कैमरून प्रशासन है, सब एक मामले में एकजुट हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? व्यास जी, कम्युनिस्ट भी मेडिटेशन करते हैं, कम्युनिस्ट भी योगा करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी योगा हो रहा है। योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, छुप के एस्ट्रोलॉजर पर जाएंगे तो हिंदू मानसिकता नहीं है। लेकिन हिंदू अस्मिता का सवाल आएगा तो हिंदू मानसिकता की बात करने लगेंगे। मैं समझता हूँ जिन बुद्धिजीवियों की बात आप कर रहे हैं, ये उनकी 10th कार्बन कॉपी है। नहीं, लेकिन इसमें इनका ये क्या कि भारत विचार, आइडियाज ऑफ इंडिया जो है ना, कंसेप्ट है, उसके खिलाफ ये जो हो रहा है माहौल है, इसको लेकर क्या तर्क देना है आपका? सीधी सी बात ये है कि ये जो सारा जो आडंबर रचा जाता है, इसके पीछे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट। नहीं, देखिए कारपोरेट पे तो ये कि कारपोरेट तो पक्ष है, वहाँ बिजनेस लॉबी पक्ष कर रही है इस माहौल की, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो है, भारत की लॉबी तो कर रही है ना। पश्चिम की लॉबी को डर ये है कि ये कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि ये इतनी ताकत खड़ी हो जाए हिंदुस्तान में कि हमारी एंट्री बंद हो जाए, तो उसको रोका जाए। मैनेजेबल आदमी होना चाहिए।
चाहिए। और मोदी के व्यक्तित्व को लेकर दुश्मनों को छोड़िए, पार्टी के लोग ही घबराते हैं कि कैसे मैनेज होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका डरना स्वाभाविक है। पर अब हमारा सवाल ये है कि हमारे चुनाव में हमारी मानसिकता को प्रभावित करने वाले तुम चौधरी कौन हो? ये तो हमारी जनता तय करेगी, और उसने हर चुनाव में बता दिया है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है। नहीं, उसके बावजूद सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि जो ये इकोनॉमिस्ट के साथ में जो मानसिकता या जो कुछ प्रतिध्वनि निकलती है, उसमें अपने दिल्ली के सत्ता तंत्र, अपनी यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ कंफर्ट लेवल वाले व्यक्ति की जरूरत या उसकी अजरूरत, इसको लेकर इसकी में अपन क्या कहेंगे? बात देखिए, अब इराक में अमेरिका को कोई केमिकल वेपन तो नहीं मिले, लेकिन वो सारी लड़ाई तो तेल की थी। तो अब भारत इतनी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब बड़ा बाजार की पूरी दुनिया के अंदर इस मामले के इसके विदेशी जो और आर्थिक जो मायने हैं, उसका अर्थ निकाला जा रहा है। आर्थिक हित सधे तो उनको मोदी से कोई परहेज नहीं था, पर आज उनके मन में संशय है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे आर्थिक हितों क्योंकि वो नरेंद्र मोदी किसी से डायलॉग नहीं रखते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं। अब वो जो नरेंद्र मोदी की एरोगेंस है, जो नरेंद्र मोदी का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, वो लॉन्ग रन में देश को ली कुआन और कमाल अतातुर्क की तरह तरक्की के रास्ते ले जाएगा या सेल्फ आत्मघाती होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनका डर सिर्फ इसलिए है कि उनको लगता है इस आदमी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और उसी के कारण, मैनेज नहीं कर पाने के कारण ये कि भले लालकृष्ण भाजपा में दूसरा लालकृष्ण आडवाणी भले बन जाए या राहुल गांधी बन जाए, वो प्रेफरेंस है, तो एक तरह से वो कंफर्ट लेवल की चाहना है, उनकी इच्छा है। डेफिनेटली उनको हमारे देश की तरक्की में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? किसी भी विदेशी ताकत को सिवाय अपने व्यापारिक हित साधने के या सामरिक हित साधने के हमारे देश की तरक्की में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? हमारे देश की तरक्की तो हमारे लोगों की जनाकांक्षाओं पर निर्भर करती है ना, तो वो हमारे देश के लोगों की जो जनाकांक्षा होगी वो अपना मत देंगे। लेकिन जैसे पश्चिमी देश या जो पत्रिका जिस तरह असहज है, उस तरह अपने यहाँ की भी रूलिंग क्लास, एलिट क्लास असहज नहीं लगती? असहज भी लगती है, पर इस रूलिंग एलिट का भी कैरेक्टर राजनीति हम आप पिछले 30 साल से देख रहे हैं। ये भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं, आखिरी दिन तक विरोध करेंगे और फिर आज बह जाएंगे, और जिस दिन पलटा खाएगी सबसे पहले यही चारों भाग बन के खड़े होंगे। हम आप फिर भी दूर से बैठे निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहे होंगे। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।